हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस पार्ट 2, जिसके अंदर हम आफ्टर 12 जिन भी सब्जेक्ट्स की हमारे पास नॉलेज है हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो उसी सीरीज में हमारे पास है यूपी लैंड रेवेन्यू कोड 2006, जिसमें हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और भी हमने लॉज के कुछ सब्जेक्ट डिस्कस करे हैं, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको जो है सीरीज बनाकर दी है, ताकि आपके एग्जाम से पहले आप इन्हें रिवाइज कर सके। तो एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अगर यूपी लैंड रेवेन्यू कोड की बात करी जाए, व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ द यूपी जमींदारी एक्ट एंड द लैंड रेवेन्यू एक्ट। तो इसके क्या फीचर्स हैं, उनके बारे में बताइए। तो बहुत एक बेसिक क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो क्या बेसिक फीचर्स थे, क्या बेसिक इसके जो है आप कह सकते हैं साइलेंट फीचर्स हैं। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो किया गया, दैट इज अबॉलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम। हम जानते हैं कि जमींदारी सिस्टम ब्रिटिश रूल के दौरान ब्रिटिशर्स को बेनिफिट देने के लिए बनाया गया था, क्योंकि जो भी जमींदार थे, देखिए जमींदारी सिस्टम ब्रिटिशर्स को तो बेनिफिट कर ही रहा था, बट जो उसका दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो ये था कि जो जमींदार थे वो लैंड की क्वालिटी पर ध्यान नहीं दे रहे थे। ना वो लैंड की क्वालिटी पर ध्यान दे रहे थे, ना ही जो लैंड टिलर थे, यानी जो भी खेतों को जोत रहे थे, उन दोनों को ही ये क्या कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो एक तरीके से ऐसे सिस्टम को रखकर फायदा क्या है, जिससे जमीन का भी नुकसान हो और जो उसे जोतने वाले हैं, जो उस पर मेहनत करने वाले हैं, उनका भी एक्सप्लॉइटेशन हो। ना उनको उनका टाइम फिक्स था, टेन्योर फिक्स था, ना उनका रेंट फिक्स था, उनका एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा होता था। तो जो आपके पास यूपी जमींदारी एक्ट है, जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है 2006 कोड के अकॉर्डिंग, उसमें सबसे इंपॉर्टेंटली यही करा गया कि जो सबसे बड़ा इविल था इस सिस्टम का, जमींदारी सिस्टम, उसको क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। क्योंकि जमींदारी सिस्टम जो है पूरे तरीके से बेनिफिट देता था ब्रिटिशर्स को, और जो हमारी जमीन है, लैंड है, जो लैंड टिलर्स हैं, जो मेहनत करते थे, उनको उनके फ्रूट नहीं मिलते थे, उनका लगातार एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। तो सबसे पहला फीचर और सबसे इंपॉर्टेंट काम इस एक्ट में क्या करा गया, जमींदारी सिस्टम को ही अबॉलिश कर दिया गया। दूसरी चीज जो यहाँ करी गई, दैट इज पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। अब देखिए इस एक्ट के अंदर ये कहा गया कि कोई भी जो इंटरमीडियरी है, कोई भी जो जमींदार है, उसके पास एक पर्टिकुलर लैंड से ज्यादा लैंड नहीं होगा। जब उससे वो लैंड कंपलसरी एक्वायर करा गया इंटरमीडियरी से या जमींदार से, तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने उनसे फ्री में ले लिया। उनको क्या प्रोवाइड करी गई, कंपनसेशन भी उनको दी गई। तो ऑल इंटरमीडियरीज हुज राइट टाइटल ऑफ एनी एस्टेट्स आर एक्वायर्ड आर एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन। तो किसी भी इंटरमीडियरी की, किसी भी जमींदार की अगर प्रॉपर्टी जब्त करी गवर्नमेंट ने, तो बदले में उसके क्या दिया गया, कंपनसेशन। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था इस एक्ट का। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपार्ट फ्रॉम कंपनसेशन, जहां पर गवर्नमेंट को ये जरूरी लगा, स्टेट गवर्नमेंट को, कि कंपनसेशन के अलावा भी दिया जाना चाहिए, एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाना चाहिए, उसको रिहैबिलिटेशन ग्रांट का नाम दे दिया गया। ये उन जमींदार को दिया गया जो कम से कम 10,000 तक का आपके पास जो है लैंड रेवेन्यू टैक्स पे करा करती थी। तो जब जरूरत लगा स्टेट गवर्नमेंट को कि अपार्ट फ्रॉम कंपनसेशन, कि भाई इस इंटरमीडियरी को थोड़ा एक्स्ट्रा देने की जरूरत है, तो रिहैबिलिटेशन ग्रांट भी दिया गया। राइट। कंपनसेशन और रिहैबिलिटेशन ग्रांट में एक और खासियत है कि जो कंपनसेशन है वो नेट एसेट का 8 टाइम्स ही दिया गया था, यानी फ्लैट फिक्स है कि 8 टाइम्स ही दिया जाएगा आपको आपकी नेट एसेट का। अब ये नेट एसेट क्या थी, जो भी एसेट गवर्नमेंट आपकी एक्वायर कर रही थी, उसमें से जितने भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी या जितने भी आपके एक्सपेंस या कोई अगर एरियर ऑफ रेंट रहता था, वो सब कुछ माइनस करने के बाद आपकी एसेट की वैल्यू लगाई गई, उसे बोला गया नेट एसेट। उसका 8 टाइम कर कर आपको जो पेमेंट करी जाएगी, दैट इज नोन एज कंपनसेशन। लेकिन जो रिहैबिलिटेशन ग्रांट है वो वेरी करता है। वो आपके पास 1 टाइम्स भी हो सकता है, 2 टाइम्स भी हो सकता है, मैक्सिमम 20 टाइम्स तक रिहैबिलिटेशन ग्रांट आपके पास हो सकता है। लेकिन जो रिहैबिलिटेशन ग्रांट है वो ठेकेदार को नहीं दिया जाता था, बाकी इंटरमीडियरीज को प्रोवाइड करा जाता था। लेकिन अगर आप कंपनसेशन की बात करी जाए, तो जितने भी टाइप के इंटरमीडियरीज हैं, उनकी जो एसेट्स जो है फोरफिट करेगी गवर्नमेंट के द्वारा, उनको उनकी कंपनसेशन जरूर दी गई, और वो भी 8 टाइम्स ऑफ द नेट एसेट। नेट एसेट भी हमने आपको बताया, जो भी एसेट गवर्नमेंट जब्त करेगी उसमें से उसके जो लाइबिलिटीज रहती हैं, कोई भी आपकी पर्सनल लाइबिलिटी है, या फिर गवर्नमेंट का टैक्स ड्यू था, या कोई रेंट ड्यू था, वो सब माइनस करने के बाद उसकी वैल्यू लगाई गई कि ये नेट एसेट भाई तुम्हारी ये बनती है, इतने करोड़ की प्रॉपर्टी है, इतने लाख की प्रॉपर्टी हमने तुम्हारी ली है, तो इनटू 8 ये तुम्हारी पेमेंट रही, तुम्हारे को पकड़ा देते हैं। जो रिहैबिलिटेशन ग्रांट है वो अपार्ट फ्रॉम यानी बिसाइड कंपनसेशन, यानी एक्स्ट्रा कंपनसेशन के अलावा दिया जाता है, और ये तब दिया जाता है जब स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि ऐसा किया जाना जरूरी है। राइट। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो डिसीजन इस एक्ट के अंदर लिया गया, कल्टीवेटिंग राइट मेंटेन, यानी जो भी पर्संस जो हैं
पोजेशन में था, जिनके पास लैंड था और जो भी कल्टीवेट कर रहे थे, जो भी उसमें खेती बाड़ी कर रहे थे, जो भी चीज कर रहे थे, उनका राइट मेंटेन करा गया कि आपसे वो खेती बाड़ी का राइट आपसे नहीं छीना जाएगा, आपका कल्टीवेटिंग राइट आपके हाथ में ही बना रहेगा। इसके अलावा लैंड रेवेन्यू सिस्टम को सिंप्लीफाई कर दिया गया। अगर आप बात करेंगे तो इससे पहले अगर लैंड टेन्योर की कैटेगरीज की बात करी जाए तो 14 कैटेगरीज थी, अब वो कैटेगरीज कितनी कर दी गई, 3 कैटेगरीज कर दी गई, तो काफी सिंप्लीफाइड कर दिया गया। ठीक है जी। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोहिबिशंस हैं, 3 प्रोहिबिशंस हैं, तीनों को ध्यान से सुनिएगा। प्रोहिबिशन ऑफ लेटिंग, प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोक लगाना, लेटिंग का मतलब है किराए पर देना। जिस भी लैंड टिलर को गवर्नमेंट ने या टेन्योर होल्डर को जो ये लैंड प्रोवाइड करा गवर्नमेंट ने, वो उसको फर्दर किराए पर नहीं चढ़ा सकता। अगर उसने ऐसा किया, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर अगर जमींदार से प्रॉपर्टी लेकर गवर्नमेंट ने उस लैंड टिलर को दे दी, फॉर एग्जांपल एक ए पर्सन है, वो जमींदार है और बी उसकी जमीन पर खेती बाड़ी करता है। गवर्नमेंट ने कहा कि जो लैंड टिलर है उसके पास ही उसका राइट रहेगा, बी के पास ये राइट आ गया कि एक फिक्स पीरियड तक इस पे जो है खेती बाड़ी करेगा और इसकी इनकम का ज्यादा पोर्शन इसके पास जाएगा, ए के पास उसका थोड़ा पोर्शन जाएगा, जो उसका किराया बनता है, जो भी बनता है। अब बी अगर फर्दर उसे लेट कर दे, तो जिस दिन ऐसा ये टेन्योर होल्डर करेगा, जिस दिन ये फार्मर ऐसा करेगा, उसी दिन से उसके जो ये राइट है टेन्योर होल्डर की, वो खत्म हो जाएंगे। तो प्रोहिबिशन का मतलब है रोक लगाना, कि कोई भी टेन्योर होल्डर जिसको गवर्नमेंट ने लैंड दी है, वो उसे फर्दर किराए पर नहीं चढ़ा सकता, लेट आउट नहीं कर सकता। इसके अलावा एक और प्रोहिबिशन करा गया था, प्रोहिबिशन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ लैंड। किसी भी जमींदार के पास, किसी भी इंसान के पास 12.5 एकड़ से ज्यादा लैंड नहीं हो सकती, 12.5 से कम हो सकती है। जिसके पास भी 12.5 एकड़ से ज्यादा लैंड होगी, उसे गवर्नमेंट क्या कर लेगी, जब्त कर लेगी। तो एक्यूमुलेशन ऑफ लैंड यानी जमीन का इकट्ठा किया जाना भी रोक लगाई गई। इसके अलावा प्रोहिबिशन ऑफ डिवीजन ऑफ लैंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर कोई किसी इंसान के पास 5 बीघा जमीन है, तो उसका जो डिवीजन है उस पर इस एक्ट के अंदर पूरे तरीके से रोक लगा दी गई कि आप इसे डिवाइड नहीं कर सकते। चलिए मान लीजिए कि अगर भाई हैं, 3-4 भाई हैं और आपस में झगड़ा हो गया और कोर्ट में ये केस चला जाता है कि भाई हमको तो ये जमीन जो है डिवाइड चाहिए, लेकिन ये एक्ट कहता है कि 5 बीघा जमीन के टुकड़े नहीं करे जाएंगे क्योंकि वो बहुत छोटी हो जाएगी, खेती के लायक नहीं रह जाती है। ऐसे केस में कोर्ट ने इसके लिए क्या प्रोविजन बनाया, इस एक्ट ने सॉरी क्या प्रोविजन बनाया, उसने कहा कि आप ऐसे में अगर डिवीजन करना ही है आपने और कोई चारा ही नहीं है, आपकी लड़ाई इतनी बढ़ गई है, तो आप एक काम करिए, इस जमीन को बेच दीजिए। बेच कर जो आपको पैसा मिलता है, सेल प्रोसीड्स मिलती है, उस पैसे को आप सब लोग आपस में बांट लीजिए, लेकिन आप 5 बीघा की अगर जमीन है तो उसे डिवाइड नहीं कर सकते। उसके डिवीजन पे पूरे तरीके से क्या लगा दी गई, इस एक्ट के अंदर रोक लगा दी गई। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन और लिया गया है इस एक्ट के अंदर, यूनिफॉर्म रूल ऑफ सक्सेशन। यानी यहाँ पर पर्सनल लॉज नहीं लग रहे। अगर टेन्योर होल्डर जिसको भी वो जमीन दी गई है एक पर्टिकुलर पीरियड तक के लिए कि भाई आप जमीन पे खेती कर सकते हैं और ये जमीन आपकी है, आप अपनी मेहनत करिए, उसे जमीन आप अपनी मान कर ही खेती कर सकते हैं। अगर मान लीजिए उस टेन्योर होल्डर की, उस फार्मर की डेथ हो जाती है, तो जो भी उसका सक्सेसर होगा, यानी जो भी उसका आगे आने वाला नॉमिनी है, इनहेरिट, जिसको उसने नाम लिखा है कि ये मेरी प्रॉपर्टी को आगे चलाएगा, वो उस प्रॉपर्टी का जिम्मेदार बनेगा और उसको उसकी सारी जिम्मेदारी संभालने को दी जाएगी। और यहाँ पर कोई पर्सनल रूल नहीं लगेगा, ये यूनिफॉर्म रूल है। यूनिफॉर्म मतलब एक ही रूल है, फिक्स रूल है, सबकी जगह पर यही लगेगा, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो। यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट में यही कहा गया कि अगर टेन्योर होल्डर की डेथ होती है तो जो भी उसका हेयर है, यानी जो भी उसका सक्सेसर है, यानी जो भी उसका आगे आने वाला जिम्मेदार पर्सन है जिसपे वो जिम्मेदारी छोड़ के गया है, वही उस जमीन की सारी जिम्मेदारी बिल्कुल उसकी तरह ही संभालेगा और कोई भी रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। इसके अलावा इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए विलेज रिपब्लिक्स एस्टैब्लिश करेगा, यानी अथॉरिटीज एस्टैब्लिश करेगी, जिसमें ग्राम समाज आता है, लैंड मैनेजमेंट कमेटी आता है, जिसपे भी हमने आपको वीडियो ऑलरेडी दे रखी है। तो इन सारी अथॉरिटीज को एस्टैब्लिश करा गया ताकि इस एक्ट में जो बातें बोली गई हैं उनको सही तरीके से इंप्लीमेंट करवाया जा सके, क्योंकि अथॉरिटीज के बिना तो मुश्किल हो जाएगा ना किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करना। इसके अलावा जो वेल्स थे, ट्रीज थे, बिल्डिंग्स थे, जिनके थे जो एग्जिस्टिंग ऑनर्स हैं, उनका राइट उन्हीं के पास ही छोड़ दिया गया। और जो सबसे पहले एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो टिलर होता है, जो खेत जोतता है, उसका जो टाइम था वो फिक्स नहीं था। अब उसको वो टाइम जो है, टेन्योर मतलब क्या होता है, उसका टाइम पीरियड फिक्स कर दिया गया, उसको सिक्योरिटी ग्रांट करेगी कि आपको ऐसे किसी भी वजह से इस जमीन की जो है टिलिंग से या फिर इस जमीन की खेती बाड़ी से नहीं हटाया जाएगा। अगर कोई रीजनेबल कॉज लगेगा
कोई जरूरी कारण लगेगा, लैंड मैनेजमेंट कमेटी या ग्राम समाज को जिस भी तरीके का इशू होगा तभी, नहीं तो अदरवाइज आपका जो टाइम है वो आपको फिक्स होगा, आपका रेंट भी फिक्स होगा, सब चीजें फिक्स होगी। तो ये खास फीचर्स थे यूपी लैंड रेवेन्यू जो कोड आपके पास बना। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जरूर फीडबैक में हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना कीमती समय निकाल कर इन्हें शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।